हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम उत्तराखंड टीईटी और सीटीईटी के लिए हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है अधिगम एवं अर्जन। ये मेनली सीटीईटी का बुक है और ये आपको उत्तराखंड टीईटी में भी काम आ जाएगा और अदर टेट में भी ये हिंदी काम आएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। हम ये बुक पढ़ा रहे हैं अभी, और इस बुक को पढ़ाने के बाद इसका नोट भी हम पढ़ाएंगे। इसका नोट भी हम तैयार किए हुए हैं, जो इसके बाद हम उसको पढ़ाएंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अधिगम एवं अर्जन। तो पहला देख रहे हैं आप यहाँ पे 1.1 में है अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। देख रहे हैं अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट होगा हम उसको हाईलाइट करते चलेंगे। तो देखिए, अधिगम अथवा सीखना। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। ये याद रखिएगा, अधिगम अथवा सीखना ये किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया यानी एक्टिव रिस्पॉन्स को दर्शाता है। यानी सीखना क्या है? किसी भी स्थिति के लिए, किसी भी स्थिति के प्रति क्या है? ये सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। जब तक हम सक्रिय नहीं होंगे तब तक हम सीखेंगे नहीं। जब तक उसके प्रति तत्पर नहीं होंगे तब तक हम सीखेंगे नहीं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। यानी अधिगम क्या है? यह जीवन प्रयत्न चलती है एवं जिससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। अधिगम के द्वारा हम क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के ज्ञान क्या करते हैं? हम अर्जित करते हैं। अब एक प्रेसी के अनुसार जो है एक परिभाषा है। देखिए, सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखना क्या है? उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। एक अधिगम का परिभाषा आप पढ़िएगा बाल विकास में, वो गेट्स के अनुसार वो भी बोले हुए हैं कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है? अधिगम है। तो यहाँ पे प्रेसी क्या बोले हैं? सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी उस अनुभव को कहते हैं, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन तथा हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है। कौन बोले हैं? प्रेसी। चलिए, अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। अधिगम क्या है? व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसके द्वारा क्या होता है? जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। रट कर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछ देता है कि रटना अधिगम है या नहीं। तो रटना क्या है? अधिगम नहीं है। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने, कोई नया चीज़ करने अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि जो भी कुछ हम सीख रहे हैं उससे हमारे व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? उससे अधिगम कहेंगे। न कि हम रटकर कोई चीज़ सीखें उसको अधिगम। रटकर जो भी चीज़ हम सीखते हैं वो क्या करते हैं? तुरंत भूल जाते हैं। या फिर जैसे एक चीज़ होता है कि रोज़ किसी आदमी को देखते हुए कि दवा क्या होता है कि वो बहुत दिन तक खाते रहते हैं। वो चीज़ क्या है? दवा खाना एक अधिगम नहीं है। वो क्या है? पूरा परमानेंट नहीं है। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब अधिगम के प्रकार पढ़ेंगे। क्या है अधिगम के प्रकार? एक है क्रियात्मक अधिगम यानी मोटर लर्निंग। क्रियात्मक अधिगम में हम क्या करते हैं? क्रियात्मक अधिगम सीखने के लिए हम क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं? हम जो क्रिया करते हैं, काम करते हैं, उस पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे प्रारंभिक बाल्यावस्था में हम अनेक प्रकार के गतिवाहिक कौशलों को अर्जित करते हैं। उदाहरण, बाल्यावस्था में देखिए आगे, देखिए बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने, उसे पकड़ने, पहचानने या समझने आदि का प्रयास करना, बिना किसी सहारे के खड़े होना या चलने का प्रयास करना आदि क्या है? साधारण गतिवाही कौशलों को सीखा जाता है। समझ गए? ये बोल रहा है बाल्यावस्था में किसी वस्तु को तक पहुंचने के लिए जब हम क्या करते हैं? शारीरिक क्रिया का यूज करते हैं। यह क्रियात्मक अधिगम है, जिससे हम शरीर के क्रिया द्वारा जो चीज़ हम अधिगम करते हैं, खेल करके, दौड़ करके, तो सीढ़ी चढ़ करके जो भी कुछ सीखते हैं तो वो क्या होता है? हमारा क्रियात्मक अधिगम होता है। खड़ा होना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, सब क्या हमारा क्रियात्मक अधिगम। और दूसरा है शाब्दिक अधिगम यानी वर्बल लर्निंग। शाब्दिक अधिगम में हम संकेतों, चित्रों, अंकों, शब्दों इसके माध्यम से हम सीखते हैं। समझ गए? बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे है
वैज्ञानिक आविष्कार, यंत्रों और उपकरणों का निर्माण आदि शिक्षण पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के सीखने में सार्थक तथा निरर्थक दोनों ही प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक में क्या होता है? सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार की सामग्री का प्रयोग होता है। इस प्रकार शाब्दिक या वाचिक अधिगम, इसको शाब्दिक या वाचिक भी बोला जाता है, धीरे धीरे सरल समस्याओं के समाधान में से क्रमशः जटिल समस्याओं का समाधान करना तथा वैज्ञानिक आविष्कार, यंत्रों और उपकरणों का निर्माण आदि का शिक्षण होता है। यानी कि शुरुआत में हम संकेत, चित्र और चिन्हों से अंकों के द्वारा जब सीखते हैं तो यही जब जटिल होता है तो आगे चलकर क्या करते हैं? हम वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं, यंत्रों का आविष्कार करते हैं, यंत्र के उपकरण का आविष्कार करते हैं। समझ गए? चलिए अगला है विचारात्मक अधिगम, कंसेप्चुअल लर्निंग। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैहिक जीवानुभवों को देखकर या सुनकर एवं उस पर विचार करके जो कुछ भी सीखता है वह विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। यानी कि जीवानुभव यानी कि प्राणी को देख करके उसके अनुभव से प्राप्त करके जो भी कुछ सीखता है वो क्या है? अनुकरण करके जो भी सीखता है वो क्या है? विचारात्मक अधिगम है। इस अधिगम में मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा ज़्यादातर मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा किसका? मानसिक क्षमताओं का ज़्यादा उपयोग करते हैं विचारात्मक अधिगम। समझ गए? अब है अगला भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। समझ गए? चलिए, भाषा का तात्पर्य होता है वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण करता है। ये याद रखिएगा, इसको नोट भी बनाते चलिएगा। भाषा का तात्पर्य क्या होता है? वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण करता है। समझ गए? तथा दूसरों के विचारों एवं भावों को समझता है, तथा दूसरे के विचारों एवं भावों को समझता है। ये क्या है? भाषा है। भाषाई योग्यता के अंतर्गत क्या सब आ जाएगा? मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति, ये 3 आ जाएगा। ठीक है? भाषा को जो हम व्यक्त करते हैं तो या तो मौखिक रूप से या सांकेतिक रूप से या लिखित रूप से हम अभिव्यक्त करते हैं। चलिए आगे देखिए, मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषिक क्षमता का विकास करता है वह भाषा अधिगम कहलाता है। यानी जब मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए बोल रहा है, समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषिक क्षमता का विकास करता है वह क्या होता है? भाषा अधिगम। यानी कि हमें समाज में जो भी आवश्यकता है, जो हमारी ज़रूरत है, उसको पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं? अपनी भाषा का यूज करते हैं। तो वही भाषा क्या होता है? हमारा अधिगम कहलाता है। वही आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जो हम भाषा का यूज करते हैं, जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? ये भाषा अधिगम कहलाता है। अधिगम अर्थात सीखी हुई भाषा को ग्रहण करने की प्रक्रिया एवं उसे समझने की क्षमता अर्पित करना तथा उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने को भाषा अर्जन कहते हैं। यानी जो अधिगम अर्थात सीखी हुई भाषा को हम ग्रहण करते हैं, जो हम भाषा सीख लेते हैं उसको हम क्या करते हैं? अब दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है? हमारा भाषा अर्जन होता है। समझ गए? भाषा अधिगम और अर्जन एक ही हुआ। समझ गए? अब भाषा अर्जन जो है अनुकरण द्वारा होता है। भाषा अर्जन किसके द्वारा होता है? अनुकरण के द्वारा होता है। बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है। बालक क्या करता है? अनुकरण के द्वारा ज़्यादातर सीखता है। तो वही है, समाज में हम जिसको बोलते देखते हैं तो उसके हाव भाव से या उसके भाषा को हम अपने अनुसार बोलते हैं तो हम क्या करते हैं? अनुकरण करके हम वो चीज़ सीखते हैं। अब है भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं, यह बात रहस्य बनी हुई है कि आखिर अत्यंत कम उम्र के बावजूद बच्चा जटिल भाषिक व्यवस्था को कैसे समझ लेता है। सही में यह एक रहस्य है कि आखिर बच्चा इतने कम उम्र में मतलब उतना जटिल भाषा व्यवस्था को कैसे सीख लेता है। जो ग्रामर होता है भाषा का उसको किस तरह से वो सीख लेता है। इसका मेन ये है कि बच्चा शुरुआत में क्या करता है? वो ग्रामर को इग्नोर करता है, ग्रामर को ध्यान नहीं दे करके वो क्या करता है? भाषा सीखता है। शुरुआत में बच्चा विदाउट ग्रामर, बिना ग्रामर के वो भाषा सीखता है। समझ गए? कई बच्चे 3 या 4 वर्ष के होते होते न केवल एक अपितु 2 या 3 भाषाओं का धीरे धीरे प्रवाह में प्रयोग करना सीख जाते हैं। यही नहीं, वे दिए गए संदर्भ में भी उपयुक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा सीखने के संदर्भ में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक का मत
है कि अभ्यास, व्यवहारवादी में कौन सब आ जाएंगे, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ये सब जो है व्यवहारवादी है। वाटसन, व्यवहारवाद के जनक कौन है, वाटसन। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि बच्चा जो भाषा सीखता है अभ्यास के माध्यम से सीखता है, नकल व रटने से भाषा का प्रयोग की क्षमता विकसित होती है। व्यवहारवादी के अनुसार बच्चा अभ्यास और नकल व रटने से भाषा सीखता है। इसी कथन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का विचार हम देखते हैं। ये चोमस्की भाषा में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चोमस्की याद रखिएगा दोस्तों, चोमस्की अगर भाषा से क्वेश्चन आया है तो चोमस्की से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो कुछ नहीं आया, समझे। चोमस्की से एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना रहता है हर एक एग्जाम में हिंदी में। तो समझिए, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलते रहते। बहुत बड़ी बात कही है चोमस्की ने, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज साथ साथ चलती रहती है। इस अवधारणा से आंकड़ों का अवलोकन, जो भी बच्चा सीखता है उसका आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्पना निर्माण, उनका सत्यापन अथवा असत्यता और इस धारणा का शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। चोमस्की 1959 में ने अपने एक बुक दिए, रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर द्वारा, इसके द्वारा वो बताए। चलिए देखिए, तो चोमस्की ने क्या किया, अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भी है, हम लिख देंगे इस पर, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। बच्चों में क्या होता है, भाषिक क्षमता जन्मजात है। कितनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, किसका कथन है, तो ये चोमस्की का कथन है। और जेनरेटिव ग्रामर ये भी किसका कथन है, ये चोमस्की का ही कथन है। कहते हैं कि बच्चा जब भाषा सीखता है शुरुआत में वो जेनरेटिव ग्रामर, अपना खुद का ग्रामर का निर्माण करते रहता है। चलिए अब पियाजे के अनुसार देखिए, पियाजे के अनुसार क्या है, पियाजे के अनुसार बोल रहे हैं भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति, संज्ञानात्मक तंत्र जानते हैं दोस्तों, संज्ञानात्मक क्षमता आप लोग जानते हैं, तर्क करना, स्मृति करना, मतलब स्मरण करना, विचार विमर्श करना, जो भी होता है, निर्णय लेना, ये सब क्या है, संज्ञानात्मक तंत्र है। संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। ये क्या बोले हैं पियाजे ने कि भाषा संज्ञानात्मक तंत्र के भांति परिवेश के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। उनका मानना था कि सभी बच्चे संज्ञानात्मक विकास के पूर्व ऑपरेशनल और कन्वर्ट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल चरणों से गुजरते हैं। 3 चरणों से गुजरते हैं, पूर्व ऑपरेशनल, कन्वर्ट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल चरणों से गुजरते हैं। उनके अनुसार ज्ञान तंत्र सेंसरों तथा मोटर मैकेनिज्म के माध्यम से निर्मित होता है। यानी कि मोटर मैकेनिज्म यानी कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या होता है, निर्मित होता है, जिसमें बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से कई रूपरेखाएं बनाता है। आत्मसातीकरण वो होता है दोस्तों जिसमें हम पूर्व ज्ञान का प्रयोग हम नई परिस्थिति में उस पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नई परिस्थिति में उसका यूज करते हैं। जैसे हम अगर रोटी खाने का आदत है, अगर हम तंदूरी मिल गया तो उसको हम रोटी की तरह ही खाएंगे, लेकिन अगर पिज़्ज़ा मिल गया तो उसको हम क्या करेंगे, रोटी की तरह नहीं खा के उसका अलग हम स्कीमा में अलग चीज़ उसके बारे में हम सोचेंगे कि इसको फोर्क से काट के खाएंगे या कोई भी चाकू से काट के खाएंगे। तो ये जो नया चीज़ हम दिमाग में जोड़ लिए, ये क्या हो गया, मेरा समायोजन हो गया, समझ गए। तो इसके माध्यम से बच्चा सीखता है। इस धारणा ने संपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विमर्श पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, समझ गए। पियाजे क्या बोलते हैं, भाषा संज्ञानात्मक क्षमता के अनुसार ही, संज्ञानात्मक विकास के अनुसार ही क्या है, भाषा भी अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है, परिवेश में अंतःक्रिया से। वहीं पर वाइगोत्स्की को सुनिए कि ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बच्चों की भाषा समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा होता है, यानी कि समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, समझ गए। तो देख लिए वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वो समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान
दो प्रकार की बोली बोलता है, पहली आत्म केंद्रित और दूसरी सामाजिकृत। तो आत्म केंद्रित भाषा को वाइगोत्स्की ने पियाजे ने आत्म केंद्रित भाषा को अहं केंद्रित भाषा बोले हैं और वाइगोत्स्की इसको व्यक्तिगत वाक भी बोले हैं। आत्म केंद्रित भाषा को व्यक्तिगत वाक यानी कि खुद से जब बातें करता है बालक, अब खुद से मतलब अकेले में जब बातें करता है बालक, तो वो वाइगोत्स्की कहते हैं कि वो अपने एक तो भाषा का विकास हो रहा है, ऊपर से वो अपने काम को क्या कर रहा है, दिशा दे रहा है। समझ गए। और दूसरी क्या है, सामाजिकृत भाषा। अहं केंद्रित या आत्म केंद्रित भाषा में बालक जो है खुद की बातों को ज़्यादा खुद की बात को ज़्यादा महत्व देता है, और वहीं पर दूसरी सामाजिकृत भाषा में वो दूसरे की बात को भी महत्व देने लगता है। तो आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से बालक स्वयं से संवाद करता है। देख लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है दोस्तों। ये आत्म केंद्रित और दूसरी है सामाजिकृत। तो आत्म केंद्रित या व्यक्तिगत वाक्य इसको बोले हैं वाइगोत्स्की में, स्वयं से संवाद करता है। जब स्वयं से संवाद करता है तो इसको पियाजे क्या बोले हैं, अहं केंद्रित भाषा। क्या बोले हैं, अहं केंद्रित भाषा, याद रखिएगा दोस्तों। और ये वाइगोत्स्की इसको बोले हैं व्यक्तिगत वाक। क्या बोले हैं, व्यक्तिगत वाक। समझ गए। व्यक्तिगत वाक के बारे में बोलते हैं वाइगोत्स्की जी कि वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक है। तो ये वाइगोत्स्की बोलते हैं कि जब बच्चा अकेले में बातें करता है तो वो अपने काम को क्या करता है, एक निर्देश देता है, दिशा निर्देश दे रहा है। वो अपने काम को क्या कर रहा है, मतलब एक पैटर्न बना रहा है कि हम ये काम इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, अपने काम को दिशा निर्देश दे रहा है। समझ गए। और सामाजिकृत भाषा में वो क्या करते हैं, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारे दुनिया से संवाद स्थापित करते हैं। समझ गए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के पास कितनी भाषा है, दो भाषा, आत्म केंद्रित भाषा और सामाजिकृत भाषा या सामाजिक भाषा। तो आत्म केंद्रित को यही पियाजे मतलब अहम केंद्रित भाषा बोल रहे हैं, या अहम केंद्रित भाषा बोल रहे हैं। समझ गए। व्यक्तिगत वाक भी समझ गए। क्वेश्चन इससे आता है, व्यक्तिगत वाक बोलते हैं, क्वेश्चन आता है कि जब एक बच्चा अकेले में बातें करता है तो वाइगोत्स्की के अनुसार वो मतलब कौन सी भाषा है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत वाक है। अब आगे है, यहाँ तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगला वीडियो में इसको कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत मतलब बड़ा हो जाता है और हाई मतलब इसका MB बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। चलिए, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत थोड़ा देख लेते हैं। पावलोव ने अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए अनुबंधन कंडीशनिंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया। पावलोव ने अपने इस प्रयोग में एक कुत्ते को भूखा रखकर उसे एक मेज पर बांध दिया। पावलोव किस पर प्रयोग किया था, कुत्ता पर प्रयोग किया था। प्रयोग के दौरान घंटी बजने के साथ कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता, जिससे उसकी लार टपकती। यानी कि उसके सामने में भोजन, घंटी जब बजता तो उसके सामने में क्या होता, भोजन आता, तो उससे जी से क्या होता, लार टपकता। एक समय ऐसा आया जब उसके सामने घंटी बजाया गया लेकिन भोजन नहीं दिया गया, फिर भी क्या हुआ, उसके जी से लार टपका। इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया। प्रयोग अंतिम चरण में पुनः घंटी बजाई गई लेकिन उसके सामने भोजन नहीं दिया गया। समझ गए। इसके उपरांत भी कुत्ते के मुंह से क्या हुआ, उतना ही लार टपका जितना इससे पहले आता था भोजन देने से। इस प्रयोग द्वारा उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य जो भी प्रतिक्रिया प्रकृति उद्दीपन नेचुरल स्टिमुलस को देखकर प्रकट करता है, उसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को किसी कृत्रिम उद्दीपक से अनुबंधित करके भी प्राप्त किया जा सकता है। समझ गए। पावलोव क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर हम बालक को भाषा सिखा रहे हैं, भाषा के बारे में बोल रहे हैं, तो इसमें भाषा चैप्टर है इसलिए भाषा के बारे में बोल रहे हैं कि अगर किसी भी चीज़ को हम मतलब बच्चों के सामने में बार बार रखें और फिर उसको सीखने के लिए बोले तो वो क्या करेगा, वो सीख लेगा। एक तरह से समझिए अभ्यास भी हो जाता है। अभ्यास के माध्यम से कौन बोले हैं, थॉर्नडाइक बोले हैं। तो पावलोव कहने का मतलब अगर बार बार उसके सामने में हम वो भाषा का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, बच्चा वो नेचुरली रूप से भी और मतलब स्वाभाविक रूप से भी वो सीख जाएगा। समझ गए। इससे आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।